सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आज हमारा एक सब्जेक्ट है दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये है कि ये सबसे लेंदीएस्ट पेपर है। लेंदीएस्ट पेपर, आई डोंट से कि यार ये डिफिकल्ट पेपर है। डिफिकल्ट पेपर कतई नहीं है, लेकिन लेंदी पेपर बहुत है। लेंदी इन द सेंस कि इसमें बहुत सारा सिलेबस है। अगर आप मॉड्यूल देखोगे तो आपके 4 स्टडी मटेरियल हैं, 4 पार्ट्स में स्टडी मटेरियल्स हैं। 4 पार्ट्स में स्टडी मटेरियल हैं। और अगर चेंजेस की बात करें यहाँ पर तो चेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहली चीज सब्जेक्ट का नाम, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आई होप आपको मेरी स्क्रीन भी दिख रही होगी ना, दिख रही? हम्म, स्क्रीन भी दिख रही है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से स्टार्ट करेंगे। अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो मतलब है वो समझ गए ना, तो इसका लॉजिक समझ में आ जाएगा कि क्यों इसमें सिर्फ और सिर्फ इंड एएस है। कोई अगर अपने से पूछता है ना कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज नथिंग बट द इंड एएस। इंड एएस इज व्हाट? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। लेकिन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत क्यों पड़ी? रोड मैप, एप्लीकेबिलिटी, और साथ ही साथ आईएफआरएस, एक वर्ड अपन ने सुना होगा कि ये इसका कन्वर्जेंस है, वाई। सो ये जो चैप्टर है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, जो इंट्रोडक्शन बेसिक्स, उससे भी स्टार्टिंग की अपन चीजें समझ रहे हैं कि पहले आया क्यों ये। क्योंकि सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले अगर सब्जेक्ट अपने को नहीं पता है, उसका लॉजिक वाई, अदरवाइज इस सब्जेक्ट का नाम फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी हो सकता था, एडवांस अकाउंटिंग भी रख सकते थे, अकाउंटिंग रख सकते थे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग रख सकते थे। अकाउंटिंग क्यों नहीं रखा है यहाँ पे, रिपोर्टिंग ही क्यों रखा? उसका रीजन समझते हैं। और ये सबसे पहली चीज अपन को समझनी ये है कि पहली बात तो ये 100 मार्क्स का पेपर है, और न्यू सिलेबस में एक सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चेंज है दैट इज कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 100 मार्क्स में ना 30 नंबर के एमसीक्यूज हैं, राइट? 30 मार्क्स एमसीक्यू। और 30 नंबर के एमसीक्यू में, 30 नंबर के एमसीक्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मालूम क्या है? कि एमसीक्यू डिस्क्लोजर्स में भी आ सकता है। एमसीक्यू कुड बी आस्क्ड इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में आया जा सकता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। आप समझते हैं सबसे पहले कि सर व्हाट इज द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो यार बड़े भाई ये समझो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब क्या है? रिपोर्टिंग ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग। ऐसी रिपोर्टिंग, अगर देखो आप फाइनल की क्लास कर रहे हो, इतना तो लॉजिक अपना बहुत क्लियर है कि यार हमने रिपोर्टिंग वर्ड कहीं ना कहीं सुन के रखा है। हमने कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पता है कि यार व्हाट इज दिस, और उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, राइट? अब अपन इतना समझेंगे कि भाई ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नाम क्यों रखा, और उसी बेसिस पे हम अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, और फिर हम चैप्टर नंबर 1 पर आ जाएंगे। हमारे चैप्टर में टोटल 19, हमारे सिलेबस में टोटल 19 चैप्टर्स हैं। तो चलो पहली चीज हम देखें, रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। पहले समझ लेना, फिर इसको लिखना। सब्जेक्ट विच डील्स विथ रिपोर्टिंग ऑफ व्हाट? एक तो क्या, किसके बारे में है? रिपोर्टिंग के बारे में। किस चीज की रिपोर्टिंग सर? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की हमें रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? सोच के देखो। रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि यार मैंने कोई काम किया और रिपोर्ट किया, बताया, समथिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड, व्हाट हैज हैपेंड एंड आई हैड नोटेड डाउन, और आई हैव गिवन द इंफॉर्मेशन टू समवन एल्स, दैट इज द रिपोर्टिंग। भाई मैं आया और मैंने आपको बोला कि मैं 7 बजे तक आपके ऑफिस में काम करूंगा, तो 7 बजे तक की जो ऑफिस है और अपन पंच कर रहे हैं ऑफिस में आर्टिकलशिप में, दैट इज नथिंग बट द रिपोर्टिंग। यस और नो? सो रिपोर्टिंग किस चीज की? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होता है सर? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 11th से। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस एंड इक्विटी, राइट? कहां पे? ये तो समझ में आ गया, रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बट कहां पर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो यहां पे एक चीज समझना है कि भाई रिपोर्टिंग तो हो रही है,
किसकी? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। कहां पर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। लेकिन किसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे? सर कॉर्पोरेट एंटिटीज। कॉर्पोरेट एंटिटीज के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जो रिपोर्टिंग है, दैट इज नथिंग बट दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब सब्जेक्ट का नाम ही समझ में आ गया कि हमें रिपोर्ट करना है, राइट? रिपोर्ट क्या करना है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है। सर कहां करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। किसकी? कॉर्पोरेट एंटिटीज। कहना इसे नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज आपकी इस पे एप्लीकेबल होंगी? नहीं। क्लियर है यहां पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज। बहुत बेसिक है। अगर अपन इसको हेडिंग भी डालना चाहे ना अपने टॉपिक में, तो बोल सकते हैं बेसिक्स ऑफ एफआर। लेकिन अभी ये जो कॉर्पोरेट एंटिटीज है ना, इसमें भी एक लॉजिक है। आपने बचपन में एक चीज पढ़ी थी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आपने पढ़ी थी ना, वो जो आपने पढ़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वहां पर ना एक दिक्कत आई। वहां आप पढ़ते थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाइज टू कॉर्पोरेट एंटिटीज एज वेल एज नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। याद हो? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ऐसा कुछ करके पढ़ा था अपन ने बचपन में। यहां वो ऐसा कुछ भी नहीं है। सर क्यों नहीं है? उसका लॉजिक, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज ऑल अबाउट इंड एस। तो ये डेफिनेशन पहले एक बार लिख लो आप। फिर अपन इस डेफिनेशन को तोड़ेंगे। लिख ली? लिख ली? हम्म। हम्म। अब ये मान के चलना कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हम 4 हैशटैग्स यूज करेंगे डेफिनेशन में। एक चीज तो अपन समझ गए, डेफिनेशन तो समझ गए ना, बहुत क्लियर है। रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वेयर? इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ हुम? कॉर्पोरेट एंटिटीज। अच्छा, लेकिन किस तरह से? कुछ रूल्स तो होंगे। आप रिपोर्टिंग तो कर रहे हो, लेकिन क्या? जैसे अपन ऑफिस जाते हैं, तो ऑफिस में क्या करते हैं? पंच, राइट? या फिर कहीं पे रजिस्टर्स होते होंगे जहां ट्रेडिशनली वॉक इन होता होगा, राइट? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ध्यान से देखो, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रेस्क्राइब्ड इन इंडिया। ये बहुत बड़ा वो है। अगर हम सिर्फ इतनी बात बोलते ना, तो जो हमने इंटरमीडिएट में पढ़ा है दैट इज ओनली, बट प्रेस्क्राइब्ड इन इंडिया मींस इट इंक्लूड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज वेल एज इंड एस। गॉट इट? नाउ यहां पे हम हैश टैग फन यूज करेंगे, क्योंकि हमने इस डेफिनेशन से 4 चीजें पकड़ी। सर पहली चीज थी पकड़ी ये रिपोर्टिंग। दूसरा क्या पकड़ा अपन ने? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तीसरा हमने पकड़ा यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चौथा पकड़ा कॉर्पोरेट एंटिटीज। और पांचवा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रेस्क्राइब्ड इन इंडिया। कैन आई से 5 थिंग्स वी हैव पिक्ड? अब ये पूरा सब्जेक्ट ना इसी पे बेस्ड है। तो पहले अपन इसको समझ लेते हैं। रिपोर्टिंग अगर अब मैं जनरल सेंस में बोलूं तो क्या होगा? संस्कार, अपन ने समझ लिया था कि रिपोर्टिंग क्या होती है। रिपोर्टिंग मींस टू रिपोर्ट समथिंग, राइट? यस। तो रिपोर्टिंग को अपन डिफाइन कर लेते हैं। रिपोर्टिंग मींस टू राइट और टू गिव इंफॉर्मेशन। यस और नो? अबाउट समथिंग that has happened. Reporting means to write or to give information about something that has happened. क्या ये सिलेबस में है? आंसर इज नो। क्योंकि रिपोर्टिंग हम कहां पढ़ते हैं? ऑडिटिंग में, राइट? बट यहाँ डिस्क्लोजर्स जो होते हैं
इंड एएस के जो डिस्क्लोजर्स होंगे, अभी जब मैं इंड एएस का बेसिक लूंगा ना, तो उसमें तुम्हें समझ में आएगा कि यार पहली चीज क्या होती है, ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है स्कोप, तीसरा होता है कि भाई मेजरमेंट, रिकॉग्निशन, राइट, लास्ट में आते हैं डिस्क्लोजर्स, तो वो भी रिपोर्टिंग का ही काम पार्ट है, राइट। लेकिन अभी अपने को इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बिकॉज सिंपल सी बात है, अभी हम रिपोर्टिंग बहुत बेसिक से चल रहे हैं। और हाँ गाइज, मैं एक चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि ये बैच अपन 31 जनवरी तक पूरी खत्म कर देंगे। 2 months 240 hours, कैसे? संडेज को भी क्लास रहेगी, संडे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, बट अपना टारगेट ये है कि जनवरी तक, क्योंकि आपके पास 6 पेपर्स हैं, 6 में से 5 पेपर्स तो आपको एनी हाउ इन कैश करने ही है, राइट। और मेरा करियर इस सब्जेक्ट पे है, तो मैं ऐसा नहीं कि आज चालू कर रहा हूं टाइम पास में। आई हैव बीन, मतलब एक कन्फेशन है कि मैंने अपने, बोलूँ तो 2 ढाई साल में बहुत रिसर्च करी इस सब्जेक्ट पे, और इट वाज वन ऑफ दी थिंग्स कि यार मैं इस सब्जेक्ट में इतना नॉलेज लेके बैठा हूं कि मुझे वो एक्सप्लोर करना है और उस बांटना है, ताकि बाकियों को भी ऐसा लगे जो इस सब्जेक्ट से डरते हैं कि यार एफआर बहुत लेंदी है। एक होती है इस सब्जेक्ट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत, ये सब्जेक्ट होता है पहला पहला पेपर। दूसरी बात, यहां पे मालूम क्या हो जाता है कि यार रिवीजन नहीं होता ये खत्म, क्योंकि आपके पास बहुत सारे इंडियस हैं, कुछ बहुत ही बड़े, कुछ बहुत छोटे छोटे, आप किसी को छोड़ नहीं सकते। यहाँ एबीसी एनालिसिस चलती ही नहीं है, पिछले 3 अटेम्प्ट उठा के देख लें अपन। इसके अलावा आ, अब एक बात और है, मैं बीइंग अ फ्रेंड पढ़ा रहा हूँ। बीइंग अ फ्रेंड पढ़ाने का मतलब यही है कि बस एक छोटी सी बात इसमें ये है कि यार सरकमस्टांसेस कहीं लास्ट 1.5 years में वैसे नहीं रहे, अदरवाइज आई कुड हैव क्रैक्ड माई एग्जाम। बट यस, समथिंग कि यार चालू करना था और रिजल्ट के पहले ही चालू करना था, रोक नहीं पाए, और अब ये जर्नी चालू हो गई है। बस अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो एक जने को रेफर कर देना, दैट्स इट, मेरा काम उतने में हो जाए। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं। ओके, चलो, रिपोर्टिंग का मतलब अपने को समझ में आया। अगली बात आती है क्या, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सर क्या होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन? तो मैंने ऑलरेडी कुछ चीज लिख के रखी है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब एनी ट्रांजेक्शन। कौन सा? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो किसी भी तरीके का हो सकता है, या इवेंट या कंडीशन इन बिजनेस। सर ऑब्वियसली फाइनेंशियल बात हो रही है तो बिजनेस के रूप में ही होगी, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ऑब्वियसली मॉनिटरी टर्म्स में अगर कोई चीज एक्सप्रेस हो रही है, एनी ट्रांजेक्शन, इवेंट और कंडीशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस या फिर इन बिजनेस। अच्छा, इसमें भी ये कितने होते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओवरऑल अगर बात करें, तो 5 चीजों पे डिपेंड करते हैं। 5 चीजें कौन सी, ये लिख लेते हैं इसको अपन, विच ऑल्सो इंक्लूड्स एलिमेंट्स। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के 5 एलिमेंट्स होते हैं, हमने बचपन से पढ़े, इसको अपन ज्यादा डिफाइन नहीं करेंगे, मॉड्यूल में बहुत ब्रीफ में देके रखा है 4 पेजेस में। लेकिन ये हम एसेट की डेफिनेशन, एक्सपेंसेस की डेफिनेशन, लायबिलिटी की डेफिनेशन, इनकम की डेफिनेशन, इक्विटी की डेफिनेशन, इसको हम आगे जैसे जैसे इंडिया आते जाएंगे ना, हम इसको सीखते चलेंगे, अभी से बेसिक्स चल रहा है। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और वो कौन से हैं, ये रहे। सो बेसिकली आपके 5 लेक्चर्स, सॉरी 5 एलिमेंट्स। सर हाउ टू गेट द मटेरियल फॉर लाइव लेक्चर, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा। पहली चीज, आपके साथ ना गाइज स्टडी मटेरियल आपका आईसीएआई का जो आईसीएआई की पोर्टल पर है वो होना चाहिए। अगर नहीं है तो एक कॉपी रख लीजिएगा। एंड 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 सबसे इंपॉर्टेंट, कॉपी रखने के साथ साथ आप साथ साथ नोटिंग करते जाइएगा। लेक्चर के बाद मैं पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। ओके, इज दैट क्लियर ऑनलाइन में? ओके, क्यों, इसको आधा कर दे यार, बहुत ज्यादा है, उसको दे दे आधी। ओके, नाउ सी हमने कहां से स्टार्ट किया,
सीए फाइनल एफआर, लॉजिकली अगर अपन समझे, दोज हु ज्वाइन लेट, सीए फाइनल एफआर में हमने क्या किया है भाई? सीए फाइनल एफआर में हमने क्या किया कि भाई सब्जेक्ट की डेफिनेशन समझी। सब्जेक्ट का डेफिनेशन समझने का मतलब ये था कि यार सब्जेक्ट का नाम ही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों रखा? तो भैया दिस इज द सब्जेक्ट which deals with reporting of financial transaction in financial statements of corporate entities। अब यहां से हमने पहला हैशटैग पकड़ा, ये क्लियर है, रिपोर्टिंग। एंड सेकेंड हैशटैग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये लिख लिया आप सबने ऑनलाइन में? देखो चैट करते रहोगे ना यार दोस्त, तो मुझे भी मालूम चलता रहेगा कि आपने लिख लिया है कि नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। नेक्स्ट इज सर हैशटैग नंबर 1 तो हो गया, क्लियर है। हैशटैग नंबर 2 क्लियर है। नाउ हैशटैग नंबर 3, हैशटैग नंबर 3 सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है? एनीवन? आपने बहुत बचपन में पढ़ा है यार ऑनलाइन में। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं एज पर द कंपनीज एक्ट? हाँ, पी एंड एल, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट, नोट्स टू द अकाउंट्स, कैश फ्लोज, राइट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कि सीधा सीधा अगर मैं बात करूं तो कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन हो जाएगा। यस और नो? एज, यहां पे अपन लिख सकते हैं एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 40, 40 है ना, ऑफ कंपनीज एक्ट। ऑनलाइन में आप चाहो तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर सकता हूं अभी, इफ यू वांट आई कुड शेयर द पीडीएफ एज वेल। हाँ, सेक्शन से रेफर करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं अपन, तो सेक्शन 2 क्लॉज 40 हमने कंपनी लॉ में बहुत बार पढ़ा है, सीए इंटर में। ठीक है, ये हमसे बेसिक्स की बात कर रहे हैं, तो इतना इसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? लिख लिया ये? अभी तक क्लियर है संस्कार? ओके, मैं आपको शेयर कर देता हूं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, ऑनलाइन में शेयर कर देता हूँ ये पीडीएफ। ये पीडीएफ में कई सारी चीजें हैं, इसको अभी मैं और स्क्रम्बल करता चला जाऊंगा जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेगा। चैप्टर कंप्लीशन पे एक कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी आपको। मैं 1 सेकंड दीजिए, मैं आपको शेयर कर देता हूँ बेटा ये। 1 सेकंड, आप टेलीग्राम ग्रुप के पार्ट है ना? 1 सेकंड। इज इट शेयर्ड इन दी टेलीग्राम? हम्म, चेक करना। ओके, नाउ टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल गई दोस्त? हम्म, अब सेक्शन 2 क्लॉज 40 क्या डिफाइन करता है? चलो थोड़ा सा अपन इसके अंदर का भी देख लेते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 40 में मालूम क्या था? सबसे पहली चीज थी कि भैया पीएनएल, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, चेंजेस इन इक्विटी जिसको अपन प्यार से सोकी बोलेंगे, ठीक है। एंड देन आपका आता है कैश फ्लोस, notes to the accounts and any other relevant disclosure, yes or no, which helps us to give
you know which helps us to prepare clear, true and fair view of फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एंटिटी. ओके, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लियर है यहाँ पे. अब हमारा जो अगला टास्क है ना इसमें, वो ये है कि भैया कॉर्पोरेट एंटिटीज कितनी होती है. हमने 3 वर्ड समझ लिए. प्याज के छिलके की तरह, प्याज देखी ना, उसके छिलके की तरह अपन छील छील के आगे बढ़ रहे हैं. अब अगला अपना ट्रांजैक्शन है भाई. ट्रांजैक्शन भी नहीं, अपना जो अगला हैशटैग है दैट इज द कॉर्पोरेट एंटिटी. यू नो व्हाट, कॉर्पोरेट एंटिटी ना 4 टाइप की है, अगर आप नोटिस करोगे. मालूम कैसे, ये देखना. एक तो आपकी आएगी, हाँ, ये छोटे बचपन वाली नहीं, हट, और बचपन में चलो. तुमने ऐसा कुछ पढ़ा था 11th में? इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है. एक अपनी आती है, मालूम क्या, जिसका हमने पढ़ा हुआ है बचपन में बहुत सारा एडवांस अकाउंट्स में. देन आपको एक और प्यारी सी छोटी सी एंटिटी है, दैट इज बोलते हैं जिसका, हाँ हाँ, एनबीएफसी भी बोल सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी. एंड लास्टली एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. अब एक जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बहुत सारे टाइप की होती है. तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी को अगर अपन डिफाइन करने चले, तो अगर आप देखोगे, कंपनी का मतलब क्या होता है? एनीवन ऑनलाइन, आप भी एक बार रिप्लाई करो यार. कंपनी का मतलब क्या होता है? राइट, रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट. जॉइंट स्टॉक कंपनी में बी होल्डिंग कंपनी, इट मे बी सब्सिडरी कंपनी, इट मे बी एसोसिएट कंपनी. कंपनी तो है, लेकिन ग्रुप में कैसी है? या तो होल्डिंग कंपनी, या सब्सिडरी, या जॉइंट वेंचर, या जेवी लिख दूं या जॉइंट वेंचर लिख दूं, बात एक ही है. सर होल्डिंग भी हमने पढ़ा है ना. सर किसी में वोटिंग राइट्स अगर 50% से ज्यादा है और वहां पे डिसीजन लेके लेने की कैपेबिलिटी पूरी हमारे हाथ में है, दैट इज नथिंग बट दी होल्डिंग कंपनी. देखो, अगले आज से 3 दिन के अंदर अपन चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के ऑलमोस्ट चीजें खत्म करने की कोशिश करेंगे. फिर 2 दिन में इंडिया इज वन और शेड्यूल 3, एंड देन हम स्टार्ट करेंगे अपना एक पहला प्रैक्टिकल चैप्टर, दैट इज कोई भी एक इंडिया से उठा लेंगे यार, उसमें क्या है. ओके, ये चार्ट बन गया. अब होल्डिंग कंपनी क्या होती है, बोलूं या लिखाऊं? जॉइंट स्टॉक कंपनी इज नथिंग बट द नॉर्मल कंपनी. कंपनी इज अंडर द कंपनीज एक्ट. ओके, अब उस कंपनी के अंदर कौन सी हो सकती है सर? प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, लिस्टेड अनलिस्टेड सब कुछ आ गया. तो ये जितनी भी चीजें अपन ने समझी वो सारी कौन सी हो गई? इज दैट क्लियर टू यू? नाउ बैंकिंग कंपनी एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंश्योरेंस कंपनी एज पर एडा, ओके, एनबीएफसी एज पर आरबीआई, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी. अच्छा, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी 4 तरीके की हो सकती है, उसमें भी अपन चलो देखते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर होल्डिंग कंपनी क्या होता है, बिकॉज ये चीज हमें समझनी है आगे के लिए भी. पेरेंट, पेरेंट का मतलब समझते हो? आपको इंडियस में ना होल्डिंग को यूजुअली होल्डिंग कंपनी नहीं बोला गया है. इंडियस की परिभाषा में अगर अपन देखें समझें, तो इंडियस में ना पेरेंट बोला गया है, पेरेंट एंड सब्सिडरी. वहां होल्डिंग सब्सिडरी होता था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में. यहाँ इंडियस के हिसाब से चलेंगे अपन थोड़ा सा, तो अपन की एक वर्ड पावर भी डेवलप होती जाएगी. पेरेंट मीन्स होल्डिंग कंपनी बेसिकली. तो होल्डिंग कंपनी या ऐसी कोई कंपनी या पेरेंट कॉर्पोरेशन दैट
बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आई गेस ये याद भी होगी अपन सबको। ओन्स हाउ मच, राइट सर, हाउ मच, सो मोर देन 50% ऑफ व्हाट, वोटिंग राइट्स। हम्म, मोर देन 50%, 50% से ज्यादा, मतलब अगर मान लो 50.5 ऑब्वियसली, और अगर 50 से कम है बट 20 से ज्यादा है, एसोसिएट। यस, ये डिफरेंस कई बार लोग नहीं समझते। ओके, इन अनदर कंपनी, so that it can control, so that it can control that, दैट मतलब वो वाली कंपनी जिसमें इसका वोटिंग राइट है। कंपनीज क्या कंट्रोल कर लेगा, पॉलिसीज, उसकी पॉलिसीज, है ना, एंड मैनेजमेंट डिसीजंस। यस और नो, यही तो काम है। सब्सिडरी की तो यार डेफिनेशन बताई तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाए। बिल्कुल लिख सकते हैं, ये तो अंडरस्टैंडिंग बेसिक है अपनी। नाउ सब्सिडरी में अपन क्या बात करें, लिख लिया आपने ऑनलाइन, आप लिख रहे हो कि नहीं ऑनलाइन में? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। तुमने लिख लिया, ये लिख लिया बेटा? ओके, सब्सिडरी कंपनी के नीचे लिखना अ कंपनी विच इज कंट्रोल्ड बाय होल्डिंग कंपनी और पेरेंट कंपनी। यस और नो? सर अगर हम एएस की भाषा में बोले तो होल्डिंग कंपनी, और इंड एएस की भाषा में बोले तो पेरेंट कंपनी। नाउ इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़े। दो हमने कंपनी समझ ली, एक बहुत प्यारी कंपनी है हमारी एसोसिएट कंपनी। हमने इंटरमीडिएट अगर जो आपने पढ़ा होगा ना अभी तक ओल्ड सिलेबस में, जो मतलब अभी सिलेबस ओवर हो गया है, इसमें हमने कभी भी एसोसिएट और जॉइंट वेंचर की काउंटिंग नहीं पढ़ी है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने सिर्फ सब्सिडरी के बारे में पढ़ा था, याद होगा। यहां पर ना बहुत सारी चीजें हैं इससे रिलेटेड। पहले तो अपन इसको समझ लेते हैं कि ये एसोसिएट कंपनी क्या है, क्योंकि आज हमारा पर्पस ये है कि हम एफआर का जो बिल्कुल बेसिक है वो खत्म कर देंगे। इफ एन एंटिटी, यहां पे वहां पे कितना था, मोर देन 50%, यहां पर क्या है, होल्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हाउ मच परसेंटेज, 20% और मोर ऑफ वोटिंग पावर ऑफ इन्वेस्टी। ये तो समझ गए, इतनी सी लाइन। बट लेस देन, लेस देन भी नहीं बोलूंगा मैं, बट ओनली अप टू 50%। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छा, इन्वेस्टी का मतलब कौन होता है,
जिसमें हमने इन्वेस्ट किया, राइट। मान लो एक हमारा यहाँ पे एच डी लिमिटेड है और इसने इन्वेस्ट किया किस पे, संस्कार पे। एच डी लिमिटेड इन्वेस्टेड 30% इन संस्कार लिमिटेड। तो कहना से ये तो, ये मेरी क्या हो गई, एसोसिएट हो गई, और यही इन्वेस्टी कहलाएगी, और ये इन्वेस्टर कंपनी हो जाएगी। एच डी कौन हो जाएगा यहाँ पे, इन्वेस्टर हो जाएगा। और जो संस्कार हुआ जिसमें हमने 30% वोटिंग राइट्स लेके रखे हैं, दैट इज इन्वेस्टी, या हम बोलेंगे एसोसिएट एज पर AS 18, जो आगे आपका इंड AS 24 है। ओके, यहां तक कोई समस्या है क्या, ऑनलाइन में ऑफलाइन तुमको कोई भी समस्या हो बेझिझक पूछना, दोस्त समझ के पूछना, भाई समझ के पूछना, लेकिन पूछना जरूर। मैं ये मानता हूं कि जितने भी आपके कंसेप्ट्स हैं वो सारे ब्रश अप हो जाएं एक बार, और उसके बाद ही, क्योंकि क्या है, यहाँ बहुत सारी चीजें आगे ऐसी आएंगी जो आपका दिमाग ऐसा रखेगी, यार क्या है ये, क्या, व्हाट इज दिस। ओके, ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर के बारे में एनीवन, हमने 11th में पढ़ा था। दो कंपनी मिलकर किसी कॉमन स्पेसिफिक टास्क को फुलफिल करने के लिए जब आती हैं, दैट इज नथिंग बट ज्वाइंट वेंचर। यस और नो। तो यहां लिख सकते हैं टू और मोर कंपनीज कॉन्ट्रैक्चुअली, कॉन्ट्रैक्ट करते होंगे ना यार, एग्री टू शेयर रिसोर्सेस। बस हमें ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, हमें सिर्फ कंपनी समझना था, तो हमने इतना समझ लिया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन ऑनलाइन? यार एक बार रिप्लाई करते रहोगे ना तो मेरे को भी समझ में आएगा। समझ रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, रिपोर्टिंग। हाँ, यस। अब हम अगला जो हमारा लास्ट हैशटैग है उस पे ही बढ़ रहे हैं, और जिस पे पूरा हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। ये एक पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। वो भी नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बोलेंगे, प्रेस्क्राइब्ड इन इंडिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्ड इन इंडिया। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला तो सिर्फ वो वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हम इंटरमीडिएट में पढ़ रहे थे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्ड इन इंडिया मालूम कितने, ओनली दो तरीके के। यस, यू नो व्हाट, जिनको हम प्यार से बोलते हैं धीरे धीरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एक तो, और दूसरा फॉर्म बोलेंगे हम इंड AS। क्लियर है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्ड इन इंडिया, और डेली में ऐसे PDF बना के आपको भेज दूंगा लेक्चर के पहले, ताकि आपको एक ओवरफ्लो पता रहे, या तो क्या है क्या नहीं है। लिखना तो बहुत पड़ेगा, FR में आप कहीं से भी पढ़ो, क्योंकि बिना लिखे चीजें याद नहीं रहती हैं। ठीक है, ये क्लियर है इतना? और यहां से हम अपने चैप्टर पे आ जाते हैं, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो सर AS नहीं पढ़ने, नहीं पढ़ने। AS के कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं सिलेबस में। मैं आपको अगर सिलेबस की बात करूं तो मैं बहुत क्लियरली आपको बता सकता हूं FR के बारे में। जो हमारा न्यू सिलेबस है, जो अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे ओल्ड सिलेबस में, जो न्यू सिलेबस, ये देखिए, जो अभी हमारा मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 1 है ना न्यू सिलेबस का, वो पहले था ही नहीं। लेकिन हमें पढ़ना तब भी पड़ता था, बिकॉज हमें लॉजिक तो क्लियर होना चाहिए कि इंडेस आए कहाँ से, एप्लीकेबिलिटी क्या है, वगैरह वगैरह। अब इनको अकल आ गई, इन्होंने कहा नहीं, ये पढ़ा तो रहे ही हैं सब, तो एक चैप्टर क्यों ना बढ़ा दिया जाए। लेकिन
आप अगर ये चीज देखोगे न्यू सिलेबस की, आपके फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर की भी 2 यूनिट्स मिला के 10 से 15% का पेपर आएगा। थर्ड यूनिट बहुत बड़ा है, लेकिन थर्ड थर्ड चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन थर्ड चैप्टर के 2 यूनिट्स प्लस फर्स्ट 2 चैप्टर्स मिला के 10 to 15 मार्क्स के हैं। 15% ऑफ द मार्क्स। अगर मार्क्स वाइज देखा जाए तो आप ये मान के चलो कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं इससे एमसीक्यू आ सकता है, और ये 11 से 17 नंबर तक में आएगा। हाँ, 11 से 17, और बहुत छोटे छोटे बेसिक चीजें हैं। तो यहाँ पे पता क्या है, पिन पॉइंटेड चीजें ज्यादा है जो हम यूजुअली इग्नोर करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 आ गया, इंट्रोडक्शन टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अभी तक का एक बार अपन रिकैप कर लेते हैं। लास्ट 30 मिनट्स, आई गेस 30-40 मिनट्स में हमने जो पढ़ा, सर हमने क्या स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया सीए फाइनल पेपर नंबर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमने क्या स्टार्ट किया, हमने सिलेबस पे नहीं गए। पहले हमने कहा कि भाई सब्जेक्ट का नाम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों है, संस्कार रिपोर्टिंग क्यों नहीं है, हर्षित रिपोर्टिंग क्यों नहीं है, कुछ भी क्यों नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों नहीं है, अकाउंटिंग का ए भी नहीं है यार इसकी डेफिनेशन में। तो उन्होंने कहा चलो समझते हैं क्या था। इट इज अ सब्जेक्ट विच डील्स विद द रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सर रिपोर्टिंग करनी है किसकी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे, कहां पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो भी किस टाइप की एंटिटीज की, सर कॉर्पोरेट एंटिटीज की। अच्छा, किस बेसिस पे, बोले एज पर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड इन इंडिया। ओके, तो रिपोर्टिंग हमने समझा, उसके बाद हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को समझे। उसके 5 एलिमेंट्स होते हैं, असेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस। देन हम आए कहां पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बचपन से पढ़ा हुआ था, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कॉर्पोरेट एंटिटीज हमने समझा 4 टाइप की होती है, कौन सी, पहला जॉइंट स्टॉक कंपनी, दूसरा बैंकिंग कंपनी, तीसरा इंश्योरेंस कंपनी, चौथा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नाउ जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर भी हमने समझा कि यार सर ये तो प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, लिस्टेड, अनलिस्टेड, इन दी प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग भी हो सकती है। इन दी, सर ये इन दी प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग क्या है, देखो एक हो गई लिस्टेड, दूसरी होगी अनलिस्टेड, एक जो इसके बीच की, सर बीच की कैसे, उन्होंने लिस्टिंग के लिए अप्लाई किया है, उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हुई, इन दी प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग बोलेंगे, क्योंकि उसकी एप्लीकेबिलिटी पे अभी डेफिनेशन पे देखोगे ना, तो उसमें लिखा है कि इंडिया इज एप्लीकेबल टू दोज एंटिटीज ऑल्सो हु आर इन दी प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। अब हम अपनी टेक्निकली कुछ भी बोलने की अनलिस्टेड है, टेक्निकली तो अनलिस्टेड है क्योंकि अभी लिस्टेड नहीं बनी, बट प्रोसेस तो चल ही रहा है ना, उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करी अभी। हम्म हम्म अभी वो क्राइटेरिया समझेंगे जो तुम्हारा डाउट आ रहा है ना, रोड मैप पे। ओके, नाउ होल्डिंग कंपनी 50% से ज्यादा, सब्सिडरी जो होल्डिंग की सब्सिडरी हुई, एसोसिएट 20% से ज्यादा 50 तक का लिमिटेड, और ज्वाइंट वेंचर 2 और मोर जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एग्री कर रहे हैं रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्ड इन इंडिया कितने हुए, सर 2 टाइप के हुए, 2 टाइप के हुए, एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने सीए इंटरमीडिएट में पढ़े थे, और यहीं से हमारा एक चैप्टर नंबर 1 आ गया, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट, इंट्रोडक्शन टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पहले तो हमें इस चैप्टर की इंडेक्स देख लें कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। देखो क्या है, पढ़ेंगे तो बहुत सारा, पहले समझ तो लें, इतनी सारी थ्योरी पढ़नी है, काम की कितनी है वो ठीक है, लेकिन पहले मुद्दे की बात समझो। और इसके बाद ना ये, इसमें ना कई सारी चीजें ऐसी हैं जो पहले हम सब पढ़ते थे, लेकिन पेपर में कुछ भी नहीं था, अब ये सिलेबस का पार्ट हो गया है। अच्छी बात ये है कि अब जो पढ़ेंगे, पहले भी पढ़ना ही पड़ता था लेकिन सिलेबस का पार्ट नहीं था, लेकिन अब सिलेबस का भी पार्ट है, तो क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। ओके, नाउ सर क्या है, एक तो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इंडियन सिनेरियो प्रायर टू इंट्रोडक्शन ऑफ इंड एस इन इंडिया। इंड एस के पहले क्या था, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऐसा कुछ जरूरत भी तो लगी होगी ना, अदरवाइज ऐसे क्यों लेके आ गए, ठीक है। इमरजेंस ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ा, बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कन्वर्जेंस वर्सेस अडॉप्शन, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, अगर एक स्टोरी अभी सुनाऊंगा ना थोड़ी देर में,
ये 4 टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। इवन ये चीज आपको मालूम है, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, डेवलपमेंट वगैरह, ट्रांजिशन, ये हम बाद में देखेंगे। रोड मैप सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आएगा। रोड मैप इज समथिंग जिससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि यही है जिससे पता चलना है कि इंडियस लगेगा कि नहीं, ठीक है। और उससे रिलेटेड कुछ स्ट्रेटेजरी प्रोविजंस। फिर डिवीजन टू, ये तो मैंने आपको बोले कि ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ सो की, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, और गाइडेंस नोट्स थोड़े से। तो कुल मिला के जमा बात इतनी सी कि इंट्रोडक्शन पहले अपन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में इन्होंने बोला है कि भैया क्या हुआ, कि इंट्रोडक्शन में इन्होंने ऐसा बोल दिया, मॉड्यूल में, मॉड्यूल के ही पैराग्राफ ये जो मैंने उठाया है आपके लिए। चल एक है अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का काम मालूम क्या है? आईसीएआई ने बनाया है इसको, और इसका काम है नाफरा को सजेशंस देना। नाफरा कौन है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को सजेशन देना है कि भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना लो। सर बना लो क्यों? जरूरत लग रही है। जरूरत लगेगी तभी। अच्छा, ये पूरी आर&डी करेंगे, किसको रिकमेंडेशन करेंगे? नाफरा। नाफरा फिर फाइनली नोटिफाई कर सकता है, और फिर वो एमसीए इशू कर देगा उसको, राइट। नाउ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा, ये थ्योरी में क्यों पढ़ा रहा हूं मालूम क्या है? आपके 30 मार्क्स के एमसीक्यू है, तो वो कुछ भी ऐसा आए तो हम भूल ना जाए। हमारा बेस हमेशा सीए फाइनल का आईसीएआई स्टडी मटेरियल रहेगा। ओके, नाउ ऑफ कब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ? 1977। हैज बीन इन्वॉल्व इन द फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस ऑफ द कंट्री। कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यस, उसका सेटिंग प्रोसेस वगैरह में कोई भी इंप्लीमेंटेशन वगैरह में कुछ भी डिफिकल्टी आ रही है, तो ये काम किसका था? एएसबी का। एएसबी करती रहती थी ये टाइम पास। एएसबी वर्किंग कर रही थी, और इनका ऑब्जेक्टिव मालूम क्या था? वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज इक्विप्ड विद द हाईली क्वालिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपेरेबल टू द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये इनका ऑब्जेक्टिव था। भाई सीधी सी बात है, अगर आप भारत के हो तो आपका भी तो ऑब्जेक्टिव होगा कि आप जो काम करो तो वो देश के लिए भी कुछ काम आए। वो बनाया भी आपको इसलिए गया। तो इंडिया की जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इंडिया की जो अकाउंटिंग रिपोर्टिंग है, ये इतनी बेहतर हो ताकि जो हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वो दुनिया से हाथ में हाथ मिला के चले, और इवन आगे ही चले, इसके लिए काम करती है। ये काम है उनका। आईसीएआई आल्सो इशूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल टू द एंटिटीज अदर देन द कंपनीज। मतलब याद है अपन ने एएसबी इशू करे और इंडियस भी इशू कर दिए, ये चीजें उन्होंने बोली। एएसबी का काम क्या था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट करना। मतलब आईसीआई जो फॉर्मुलेट करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। अब कैसे करता है? सिंपल सी बात है। आप अगर इस पैराग्राफ के नीचे इतनी थ्योरी नहीं पढ़नी है अपने को, तो सिंपल सी एक चीज मैं आपको एक ड्राफ्ट बना देता हूं, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एएसबी क्या करेगा, दिख रहा है? एएसबी ने क्या किया, एक ड्राफ्ट बनाया। सर ड्राफ्ट किसका बनाया? ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, ठीक है। अब इसको भेज दिया एक्सपोजर, एक सेकेंड, हाँ, एक्सपोजर फॉर पब्लिक कमेंट्स, ठीक है। मेंबर्स आएंगे, इस पे कमेंट्स देंगे, फिर ये अप्रूव हो जाएगा। जैसे ही अप्रूव हुआ पब्लिक कमेंट्स के बाद, इसमें कोई सुधार चाहिए, कुछ भी चाहिए, यहां पे क्या होता जाएगा, एक मिनट समझ लो फिर लिख लेना। एएसबी रेकमेंड्स
दी अप्रूव्ड ड्राफ्ट टू नाफरा। इज दैट क्लियर? अब ये नाफरा के पास गया तो नाफरा ने क्या इशू कर दिए? या तो इंडेस इशू किया या एएस इशू किया। क्लियर है? दोनों में डिफरेंस जमीन आसमान का है। जमीन आसमान का मतलब बहुत जमीन आसमान का है। बस अभी के लिए इतना समझना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का काम इतना है कि उनका काम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे फॉर्मुलेट करना, उसका एक ड्राफ्ट बनाना, ड्राफ्ट पब्लिक के लिए ओपन करना, पब्लिक उस पर कुछ कमेंट्स दे, उसके बाद उसको अप्रूव कराना, अप्रूव कराने के बाद नाफरा को रेकमेंड करना, नाफरा ने अगर इसको कंटिन्यू कर दिया तो ये या तो इंड एस बनेगा या जाके एएस बनेगा। अब इंड एस किस पे एप्लीकेबल है भाई? 250 करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ वाली कंपनीज पे, बड़े बड़े लोगों पर। ठीक है? और छोटे छोटे लोगों पे एएस। अच्छा, कंपनी नहीं है तो क्या इंड एस लग जाएगा? आंसर इज नो। लेकिन कंपनी है और इंड एस लगेगा? यस, लग जाएगा। बिग कंपनी है, 250 करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ वाली है, तो हो जाएगा एप्लीकेबिलिटी। लेकिन एक चीज याद रखना दोस्तों, एक बार इंडिया से एप्लीकेबल हो गए तो रिवर्ट बैक नहीं हो सकते आप टर्न नेटवर्थ अगर आपकी 250 करोड़ से नीचे हो गई तो। सर ये कब पढ़ा अपन ने? कोई बात नहीं, अभी अपन आगे पढ़ेंगे, अभी तो अपन फॉर्मुलेशन पे है। हम्म। 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 नहीं तो फिर तो वो कॉर्पोरेट एंटिटी नहीं रही ना। फिर हट जाएंगे। लेकिन ऐसा बहुत रेयर है। आप सोचो ना, किसी कंपनी का 250 करोड़ नेटवर्थ और सडनली एलएलपी, इम्प्रैक्टिकेबल। ओके। इंडियन सिनेरियो, इंट्रोडक्शन समझ गए? अब इंडियन सिनेरियो की अगर मैं बात करूं, प्रायर टू इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया इन इंडिया क्या था? तो इंडियन सिनेरियो में मालूम क्या था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे। ठीक है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, वो भी शुरुआत में रिकमेंडेटरी थे। 2007-8 में तो उन्होंने बोला नहीं, मैंडेटरी करो इनको। क्यों करो, क्या करो, अब उसके बारे में एक है कहानी, बहुत बड़ी कहानी है, उसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप ये ड्राफ्ट जो मैंने बनाया ना, इसको जरूर लिख लो। एक मिनट, मैं इसको एक ही स्क्रीन पे कर दूं क्या? थोड़ा सा दिख रहा है? ऑनलाइन सबको दिख रहा है? लेट मी नो जब आपका लिख जाए। आई होप अभी तक आपको इतना तो क्लियर है ना जितना अपन ने पढ़ा। हम बहुत स्लो चल रहे हैं, एकदम से अपन स्पीड पकड़ेंगे अब। क्योंकि यहां से ना, आपके वो जो 4 पैराग्राफ मैंने बोले थे ना इंट्रोडक्शन में, यहाँ पे ये खत्म हो जाएंगे अब। एक कहानी बताऊंगा और वो पूरी कहानी सुनना है, कहानी सुनो, जुबानी सुनो। हम्म। एएसबी। हाँ, उसके बाद उसको अप्रूव कर दिया। ठीक है? रेकमेंडेशंस ले ली, करेक्शंस आए, फिर अप्रूव कर दिया। अप्रूवल के बाद क्या किया? रेकमेंड कर दिया किसको? नाफरा को। नाफरा ने क्या किया? इशू कर दी इंडेस या एस। ओके। अब ये तो एक कहानी होगी, एक बेसिक स्ट्रक्चर, इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक क्लियर नहीं हुआ होगा। अब अपने को लॉजिक ये समझना है, ये आए क्यों? अरे इंडेस क्यों आए? हमारे एस थे तो इंडेस क्यों आए? तो ये बात समझने के लिए अपने को चलना पड़ेगा एक कहानी पर। हम्म। और वो कहानी है, शैल आई बिगिन? लिख लिया? लिख लिया? इसी पीडीएफ में कंटिन्यू कर लूं या एक नई पीडीएफ में लिखूं?
है ना, वो लिखते लिखते समझ में आएगा, अभी कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ समझते चलना है कि क्या है क्या नहीं है। ओके, नाउ हिस्ट्री की बात करूं मैं। हिस्ट्री तो 1973 के आसपास, 1973 के आसपास कई सारे देश मिले ग्लोबली। सर कौन कौन सी कंट्रीज? तो अगर मैं बात करूं और शॉर्ट में, तो इससे शॉर्ट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हाँ, कौन कौन सी कंट्री, जैसे यूके, जर्मनी, फ्रांस, आपका कनाडा, यूएसए, है ना, ये कुछ कंट्रीज मिले और इन्होंने कुछ ट्रीटीज साइन करी। यूरोप के अंदर जैसे एक आयरलैंड कंट्री भी है, नाम सुना है? इसके अलावा आपका जर्मनी हो गया, ये कुछ यूरोप की कंट्रीज और ये यूएसए, ये सब मिलके इन्होंने कुछ ट्रीटीज साइन करी। सर ट्रीटीज क्या साइन करी, इनका अप्रोच था कि भैया साथ में मिलके काम करो। क्या होता था, मैंने कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, अब मान लो मेरी एक सब्सिडरी आपके देश में है। अब आपके देश वाला यूजर देखेगा, मैं मान लो होल्डिंग, आप सब्सिडरी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई जो सब्सिडरी फाइनेंशियल बना के भेज रही है, क्योंकि फाइनेंशियल लैंग्वेजेस अलग अलग थी, तो फाइनेंशियल लैंग्वेजेस भी अलग अलग थी। तो इन्होंने जब ट्रीटीज साइन करी, कब, अराउंड 1973, नॉट एग्जैक्टली 1970s बोल सकते हैं, वो उस दशक की बात है, दशक मतलब 10 साल का एक स्पैन ऑफ पीरियड। 1973 के आसपास ऐसा हुआ कि भैया जैसे यूरोपियन यूनियन बना, यूरोपियन यूनियन में क्या हो गया कि भैया सारे यूरोप की कंट्रीज एक मानी जाएंगी, एक वीजे पे पूरे आप हर जगह घूम रहे हो, ठीक है। तो लाइक दैट, तो उन्होंने एक चीज और यहाँ पे इंप्लीमेंट करने को बोला, बोले कि यार एक काम करो, वी शुड ऑल्सो हैव कॉमन फाइनेंशियल लैंग्वेज। किसके लिए? वेज ऑफ व्हाट? रिपोर्टिंग। सर ऐसा क्यों? यार जो यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन, मैं आप, जिन्होंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, सब कुछ किया है। अब हमको अगर, भाई मैंने अपने यहाँ पे जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझे या जो भी चीजें समझी, अब मैं दूसरी देश का अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा हूं, तो मुझे कैसे समझ में आएगा उसकी फाइनेंशियल लिटरेसी? तो उन्होंने बोला कि यार देयर शुड बी सम कॉमन फाइनेंशियल लैंग्वेज। ये कब की बात है? सर ये बात है 1973 के आसपास की। तो भैया इन्होंने मिलके ना एक बनाया क्या, IASC, SC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। सर ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी जो फॉर्म हुई, इसने क्या किया, इसने इशू किए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जैसे 1 2, ऐसे करते करते बहुत सारे, तो हाँ मतलब काफी सारे किए, 41 तक, ठीक है, 41 तक किए। फिर 1981 में, किसमें, अच्छा, ये तो चल रहा था कहाँ, ये हिस्ट्री चल रही, समझते चलना, ये क्या दुनिया भर में ग्लोबली चल रहा है। 1981 में 1981 में मालूम क्या हुआ? ICAI जो था ना, ये कौन था सर? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया, ASB बनाया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसका काम क्या था, इशू करो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रेकमेंडेटरी इन नेचर, रिकमेंडेटरी, कहना इसे ये कंपल्शन था, आंसर इज नो। और यहां पे भी ये जो इशू हुए थे ना,
ये भी रिकमेंडेटरी थी, ये अलग अलग थे दोनों। इंडिया में अलग अकाउंटिंग अलग चल रही थी, ग्लोबली अलग ही चल रही थी। अब क्या हुआ, ये तो सब सर सही चल रहा था, इसमें क्या दिक्कत है, ये ग्लोबली एक हो गए। लेकिन अभी भी कई सारी कंट्रीज रह गई थी, क्योंकि कुछ ही सिलेक्टेड बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज ने ऐसा डिसीजन लिया था ये सब करने का। इसमें ऑस्ट्रेलिया भी थी भाई साहब। ठीक है। मैक्सिको का नाम सुना होगा आपने, है ना। नेदरलैंड्स, ये कंट्रीज थी जिन्होंने ये डिसीजन लिया, और कि भैया फॉरेन कॉमन फाइनेंशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। और क्या बनाया, एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बना दी। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी का काम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करना। उन्होंने 41 तक इशू करे और हटा दिए। अच्छा, रिकमेंडेटरी इन नेचर था। पैरेलली 1981 में, अच्छा 1987 1977 में इफ यू रिमेंबर क्या हुआ था, 1977 में एएसबी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। और उन्होंने क्या किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बोर्ड बनाया था उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू 1981 से करना स्टार्ट कर दिए, 81 से। ठीक है, वो भी रिकमेंडेटरी थे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब भाई साहब, साल था 1983, इंडिया ने जीता वर्ल्ड कप। वो उससे कोई लेना देना नहीं है हमारी कहानी में। एक संस्था थी, ठीक है, संस्था मतलब ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अपने देश में ना सेबी, सेबी को जानते हो, है ना, सिक्योरिटी रेगुलेटर्स को मैनेज करना, वो सारा काम, है ना। तो वैसे ही देश वर्ल्ड लेवल पर एक है ये ऑस्को, आईओस्को, इसको नहीं, आईएसको, ईओस्को ऐसा कुछ करके है ये। इसका फुल फॉर्म अगर अपन समझें और शॉर्ट में, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, ये फुल फॉर्म बहुत जरूरी है भाई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशंस, यही है ना फुल फॉर्म, एक बार कंफर्म कर लूं, यही होगा। ठीक है, अपने को फुल फॉर्म से ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी एमसीक्यू में आ सकता है। हम्म, उसी में लिखा होगा पेज 5 में। इसका काम क्या था सुनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इनकी वजह से हमें आज इंडियस पढ़ने पड़ रहे हैं। इनकी वजह से हमें आज इंडियस पढ़ने पड़ रहे हैं। क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं मालूम, देखो, ये क्या थी, वर्ल्ड की प्राइमरी फोरम फॉर सिक्योरिटी रेगुलेटर्स, मतलब जो ग्लोबली सिक्योरिटीज रजिस्टर्ड हैं उन सबको रेगुलेट करने का, वर्ल्ड्स प्राइमरी फोरम फॉर सिक्योरिटी रेगुलेटर्स। जस्ट लाइक अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझें, तो इंडिया की जैसे है ना सेबी, तो जस्ट इसको हम बोल सकते हैं जस्ट लाइक सेबी ऑफ वर्ल्ड वायर। दैट्स ग्रेट। अब समस्या पता क्या आ गई, भारत इसका वो था मेंबर, भारत मतलब इंडिया, लाइव, इंडिया मेंबर था किसका, इस ऑर्गेनाइजेशन का। अब इंडिया इज अ मेंबर, इंडिया इज अ मेंबर। अच्छा,
इसके कई सारे गोल्स थे, मालूम किसके? एक गोल पता उसमें क्या था, जिसके कारण हमें ये पढ़ना पड़ रहा है? गोल्स लाइक मैंडेटरी रिपोर्टिंग। अभी तक क्या रिपोर्टिंग हो रही थी भैया, देखो, रिकमेंडेटरी था वर्ल्ड लेवल पर, इंडिया में भी इन्होंने क्या बोला, मैंडेटरी होना चाहिए इन, सॉरी, रिपोर्टिंग ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंडेटरी। क्योंकि भैया देखो, अगर सिक्योरिटी इशू हो रही है, किस बेसिस पे शेयर मार्केट ऊपर नीचे क्यों होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा जाता है, लेखा जोखा देखा जाता है, प्रिडिक्शंस होती हैं, बीटा रिस्क निकाला जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन वो तो तब बनेगा ना जब ये होगा, समझो। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं है, तो कहां से? ये मैं एक साथ बनाता जा रहा हूं, ये आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। इतना आगे बढ़ने के बाद लोगों ने कहा, आईएएससी ने कहा बात तो सही है, बात तो सही है। तो ऐसा इन्होंने बोल के क्या किया, इन्होंने 1983 में जब ये आईएसको ने बोला ऐसा, तो फिर इनकी भी आंखें खुल गई। और इनकी आंखें इतनी जल्दी खुली ना कि साल 2000 में, 17 साल में इनकी आंखें खुल गई, और इन्होंने आईएएसबी फॉर्म किया। पहले क्या था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी थी, अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर्म किया, और जिसने 2001 या 2 से आईएफआरएस इशू करना स्टार्ट कर दिया, विच स्टार्टेड इशूइंग आईएफआरएस। तो सर ये क्या हुए, ये ऐसे होते गए आईएफआरएस 1 2 3, टोटल अभी अगर मैं बात करूं तो ये 17 तक है। हाँ लेकिन सुनो, इन्होंने क्या किया, ये कमेटी बदली। आईएएससी थी पहले, पहले क्या थी, ध्यान से समझना अब। पहले क्या थी, आईएएससी थी, जिसने आईएएस इशू करे थे टिल 41, रिकमेंडेटरी इन नेचर। जैसे ही इन्होंने बोला कि भैया रिपोर्टिंग मैंडेटरी होनी चाहिए, तो इन्होंने आईएफआरएस इशू कर दिए। और आईएफआरएस जैसे इशू करे, तो उन्होंने इशूइंग कर दिया आईएफआरएस। लेकिन साथ साथ एंड, कहानी में ट्विस्ट, इट adopted IAS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑल्सो, टिल देन, तब तक मालूम कितने थे, 41 थे। मतलब जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे उनको भी अडॉप्ट कर लिया, आईएफआरएस इशू हुए, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पहले रिकमेंडेटरी थे अब मैंडेटरी करा। लेकिन मैंडेटरी के साथ साथ जैसे मालूम क्या हुआ, मान लो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ये लिखना मत, IAS 1 था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। 2 था, चलने दो। 3 था, नहीं इसमें कोई गड़बड़ है। 4 था, हाँ इसमें भी कोई गड़बड़ है, डिलीट कर दिया इसको। 5 था, इसको डिलीट कर दिया। 6 था, इसको डिलीट कर दिया। 7 अभी भी है। ओके, तो ये जो डिलीट करते गए ना, ये क्यों, टाइम की नीड के कारण, और जिसके बदले में क्या आते चले गए, आईएफआरएस। आईएफआरएस जब अब इन्होंने पहले तो रिकमेंडेटरी करा, तो इनको डिफिकल्टीज नहीं पता चली। जब डिफिकल्टीज पता चली, कब, जब इन्होंने मैंडेटरी किया, मैंडेटरी किया तो डिफिकल्टीज पता चली, डिफिकल्टीज पता चली तो इन्होंने कुछ आईएएस को स्क्रैप कर दिया, और उनकी जगह पे आईएफआरएस लेते आ गए। अब जो भी इशू होता है वो आईएफआरएस इशू होता है, क्योंकि वो मैंडेटरी है ना, तो उस थिंकिंग के साथ इशू करते हैं वो लोग। इज दैट क्लियर? यहां तक में स्टोरी समझ में आई। अब आते हैं भारत पर। लेकिन इसके साथ साथ ना एक चीज और समझ लेना, टेक्निकली ये चीज ऐसी हो गई कि, टेक्निकली ऐसी हो गई, अगर मैं बात करूं, तो आईएफआरएस तो हो गए, और साथ ही साथ क्या हो गए, आईएएस हो गए। आईएएस भी थे टिल 41, और आईएफआरएस 1 से
17 तक, आज की डेट में 17। टोटल इतने जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं ये सब हमारे सिलेबस में है, ऑलमोस्ट 17 को छोड़ के 16 तक। उसको इंडियन कन्वर्स करके इंडियस करके ना, इन्होंने एज इट इज कॉपी नहीं किया। अब देश में क्या होता है कि पहले लगाने से पहले बहुत सारी चीजें, तो अपन इस स्टोरी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत स्टोरी में ऑनलाइन? यहां तक कोई दिक्कत? 1973 में ये कंट्रीज ने कॉमन फाइनेंशियल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड आईएएससी फॉर्म किया, और यहां पे ये सब हो गया। रिकमेंडेटरी इन नेचर 1981 में एएसबी ने क्या किया, इशू की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिकमेंडेटरी इन नेचर। 83 में एस्को ने बोला कि भैया मैंडेटरी होना चाहिए, तो इन्होंने स्टेप फॉरवर्ड सबसे पहले किसने लिया, इंटरनेशनली ग्लोबली इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्म हुए, और उसको उन्होंने इशू करना स्टार्ट किया आईएफआरएस। हाँ हाँ इन, हाँ हाँ, नहीं कम हो गए। हाँ वो तो कम हो गए, जैसे इंड एस वन है तो वो आईएएस वन है आज की डेट में। आईएएस जो टू है वो इंडेस टू है। फिर इंडेस सेवन है सीधे कैश फ्लोस, तो उनका है आईएएस सेवन। गॉट इट? तो अब ये यहां तक 2000 तक तो बात समझ में आ गई। यूरोप में भी मालूम क्या हुआ, क्रांति आ गई। बोले कैसी क्रांति? इन 2002 ऑल यूरोपियन पार्लियामेंट्स, एक तो यूरोपियन जितनी पार्लियामेंट्स थी वो, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लोकसभा राज्यसभा जैसे अपने यहाँ पे है, उन सब ने पास कर लिया रेगुलेशन, पास रेगुलेशंस एंड adopted IFRS। यस और नो? इसके बाद जब ये रेगुलेशन पास कब हुई, 2002 में, तो 2005 तक टिल 2005 ऑल यूरोपियन कंट्रीज स्टार्टेड, क्योंकि देखो कोई भी चीज अपन ने पास कर दी, लगाना एप्लीकेबल करना देश की इकोनॉमी को ध्यान में रख के करना होता है। ऐसा थोड़ी कि कभी भी कुछ भी चालू कर दो, मित्रों आज से ये चालू, अरे ऐसा नहीं होता यार। यू हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग। स्टार्टेड फॉलोइंग, यहां तक की थ्योरी समझ में आई? ये यूरोप में हो गया 2005 तक। 2006 में हमें याद आया हमें भी कुछ करना चाहिए। हम गए G20 समिट ऑस्ट्रेलिया। इन 2006 G20 समिट, इंडिया ने कमिट किया, वी विल adopt IFRS बाय कन्वर्जेंस। सर ये क्या बात हुई? मतलब आप सोचो, 1983 में ऑस्को ने बोला, 2000 तक इनको अकल आई, किनको? आईएएसबी वालों को। 2006 में हमें आई, वो भी कहा G20, क्योंकि हमारा काम क्या है, देखो काम हो नहीं हो, नाम होना चाहिए। 2006 में हमने कमिट किया, 15 में तो एप्लीकेबल किया। या यस, 2006 में तो हमने, ये कहानी चल रही है। और ये जो कहानी है ना, आपका ये जो मैंने ये दिया ना, ये सब यहाँ तक, ये कन्वर्जेंस, एडॉप्शन, ग्लोबल फाइनेंशियल, ये सब अभी इसमें कवर हो जाएगा। ये कहानी आधी तो अपन अपने आधे पैराग्राफ इसी में कवर हो गए। ओके, इन्होंने, अच्छा, अब मन में आ रहा होगा सर ये कन्वर्जेंस क्या है, राइट? कन्वर्जेंस का मतलब होता है किसी भी चीज को अप्लाई कर लेना, एज इट इज नहीं करना, कुछ माइनर चेंजेस के साथ, कुछ माइनर चेंजेस के साथ। माइनर चेंजेस के साथ कैसे, देखो समझो, मींस इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे, मींस
नॉट एज इट इज बट विथ माइनर चेंजेस। सर ये माइनर चेंजेस क्यों और फ्यू चेंजेस मतलब थोड़े बहुत। अगर मैं बात करूं ना जो आपके आईएफआरएस हैं ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो मैंडेटरी है, और इंड एएस है वो सेम नहीं है। दे आर डिफरेंट बिकॉज देयर आर सम फ्यू डिफरेंसेस। वो डिफरेंसेस क्यों है उसका रीजन है इकोनॉमी। हम एकदम से अप्लाई आज भी हम बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी पे लगा ही नहीं पा रहे इंड एएस। लगा देंगे तो अपने बैंक खत्म हो जाएंगे, वो भी बताऊंगा क्यों। फेयर चेंजेस ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशन। इज दैट क्लियर? एमसीए ने क्या किया, लेकिन G20 समिट जब खत्म हुई हमारे पास तब तक कुछ था ना सर। हाँ ये तो थे ना रिकमेंडेटरी, ये थे। तो उन्होंने बोला एमसीए मतलब वापस आए तो उन्होंने काम किया, भैया सुनो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना रिकमेंडेटरी है, हाँ मैंडेटरी कर दो। नहीं नहीं वो अभी भी है, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी भी अप्लाई करते हो। रेकमेंडेड नहीं, मैंडेटरी अभी भी है, लेकिन 250 करोड़ से नेटवर्थ कम अगर किसी की है तो। कंपनी अकाउंटिंग रूल्स 2006 आ गया, ये इन्होंने एमसीए ने नोटिफाई किया। इसके अंदर क्या थे, एएस जो थे ना 1 2 3 4 5 7 9 10 11 जितने भी अपन ने पढ़े 29 तक मैंडेटरी हो गए। मतलब अब कंपनी तेरे को मानना पड़ेगा। अब जब मानना पड़ेगा तो कहना ही से ऑडिटर्स को भी मानना पड़ेगा, तो फिर ये सिलेबस में डाल दिया। अच्छा, हाँ ऐसा हुआ। और जब ऐसा हो गया उसके बाद हमारे देश में अच्छे दिन आ गए 2015। अच्छे दिन, मोदी जी सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ ये काम प्रोसेस चल रहा था। एमसीए ने नोटिफाई फिर पता क्या किए, जैसे कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स इशू किए थे 2006 में, ऐसे ही इशू कर दिए कंपनी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015, जिन्हें हम प्यार से बोलते हैं इंड एस। ये कहानी समझ में आई? कहां से चले थे 1970s से। वापस से एक बार रिकैप कर लेते हैं ताकि ये कहानी याद रहे। सर 1973 में हमने क्या किया, ये जो कंट्रीज थी यूके जर्मनी फ्रांस कनाडा ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड मैक्सिको नेदरलैंड्स, इन्होंने बोला बहुत सारी ट्रीटी साइन करी और उसमें से एक कॉमन ट्रीटी थी कॉमन फाइनेंशियल लैंग्वेज ऑफ रिपोर्टिंग, और जिसके कारण बना इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। उसने फॉर्म किए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वो तब 2000 सन 2000 तक बने थे 41 तक। ओके, और वो शुरुआत में क्या थे रिकमेंडेटरी। पैरेलली 1981 में आईसीएआई ने क्या इशू किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एएस बनाए और रिकमेंडेटरी इन नेचर। ऑस्को बनी 1983 में। उसका पहला ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, एक ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए, बिकॉज ये एक तरह से सेबी है ऑफ द वर्ल्ड। अब सन 2000 में आईएएसबी आईएएससी से बन गया आईएएसबी, कमेटी को डिसॉल्व और बोर्ड फॉर्म कर लिया गया। उन्होंने आईएफआरएस इशू करे। आईएफआरएस इशू जब किए गए तो फिर वहां पे आईएफआरएस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आज की डेट में 16 रिसेंटली आया तो 17 भी आ गया है। ठीक है, बट 17 हमारे कोर्स में नहीं है। एडॉप्टेड आई, और अच्छा साथ ही साथ जो पहले आईएएस थे उनको भी अडॉप्ट किया, उनमें अगर कहीं जरूरत थी उनको स्क्रैप करके आईएफआरएस में कन्वर्ट कर दिया। तो जो भी चेंजेस लेके आए वो आईएफआरएस के फॉर्म में लेके आ गए। इंड एएस
का यहां तक कोई भी लेना देना नहीं था। इंड एस तो भाई साहब बाबू कब आए, 2006 की समिट जब हुई तो उन्होंने कहा कि भैया इंडिया ने भी कमिट कर दिया कि हम भी आईएफआरएस लॉन्च करेंगे, लेकिन भाई कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस मतलब देश के कुछ, मतलब कुछ एज इट इज नहीं करेंगे, कुछ माइनर चेंजेस के साथ, माइनर चेंजेस या फ्यूअर चेंजेस ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशंस। और एमसीए ने सबसे पहले क्या किया, जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे पहले उनको मैंडेटरी किया। उसको मैंडेटरी करने के बाद 2015 में उन्होंने इंडियस कंपनी इंडियस अकाउंटिंग रूल्स 2015 के थ्रू नोटिफाई कर दिए क्या, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब यहां तक की कहानी में आपको मैं बताऊं, ये तो समझ में आ गया होगा कि भाई साहब नीड ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। आपका कितने टॉपिक यहां पे खत्म हो गए मैं आपको बता देता हूं, ये जो कहानी चल रही थी ना, एक तो इमरजेंस, नीड, बेनिफिट्स, कन्वर्जेंस वगैरह भी हम थोड़ा सा और देखेंगे, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आगे हम समझेंगे, ये पेंडिंग है अपने। अब क्या आया, एक लास्टली उन्होंने बोला, बोले एक बात बताइए, ये जो अप्लाई कर तो दिए, अब जैसे मान लो मैं आऊं बोलो आज से ऐसा रूल एप्लीकेबल है, एकदम से क्या सब स्टूडेंट्स मान जाएंगे? नहीं। मैं बोलूं कि यार मैं एफआर पढ़ा रहा हूँ और तुमने 5-7 लेक्चर देख लिए, हाँ अब 2 लाख रुपए दे दो, तुम कल से देखोगे नहीं मेरे को। तो ऐसे एकदम से कोई भी चीज नहीं लाई जा सकती है, देयर हैज टू बी सम क्राइटेरिया, सम एप्लीकेबिलिटी फेज। तो उन्होंने कहा कि भैया एकदम से मत लगाओ, क्योंकि एक बात बताओ, पहले अकाउंटेंट्स को तो लगाना है और ऑडिटर्स, उनको पता भी तो होना चाहिए क्या होता है ये। सो व्हाट दे डिड, यू नो व्हाट, एक लास्ट चीज यहां पे, दीज वेयर अप्लाइड टू फ्यू सिलेक्टेड कंपनी एंड ऑडिटर्स ऑफ सच कंपनी इनिशियली। ऐसा नहीं कि ये एकदम से नहीं लगा सकते थे ना भाई, एकदम से लगाते तो अपने लग जाते। हाँ उन्होंने एक एक दो दो तीन तीन चार चार बार में, उन्होंने 3-4 बार में एप्लीकेबल किया इंडिया, फेज वाइज किया। फेज वाइज के पहले वॉलेंट्री फेज आया था, एक आया था वॉलेंट्री फेज, खुद से करना हो कर लो, कोई नहीं किया। फिर आया फेज 1, इनको करना ही पड़ेगा। फेज 2 फिर आया, उनको करना पड़ेगा। फेज 3 एक तरह से बोला जाए कंपनीज के लिए नहीं था बट एनबीएफसी के लिए था। ओके, तो अपन एक तरह से यहां पे समझे। अब यहां पे ना काफी थ्योरी हो गई, लेकिन एक जो थ्योरी की बात हमें समझनी थी वो रह गई है अभी भी। यहां से हमारे इस पे बेनिफिट्स पे और समझने पे भी कि भाई फीचर्स क्या हैं, किसके फीचर्स ऑफ आईएफआरएस। अब आईएफआरएस इशू हुआ, लेकिन कुछ फीवर चेंजेस के साथ। इतना तो समझ में आ गया कि शुरुआत में हमने सबको नहीं लगाया, धीरे धीरे जैसे जियो आया सबको दिया क्या, नहीं, धीरे धीरे आदत लगाई, फिर सबने ले लिया। तो वैसे ही हुआ इनके साथ भी। तो दीज वेयर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, नॉट ऑन रूल्स। रूल्स के हिसाब से नहीं चल रहे हैं ये, प्रिंसिपल्स के हिसाब से चल रहे हैं, सिद्धांतों के हिसाब से चल रहे हैं। सिद्धांत मतलब जजमेंट के हिसाब से। जजमेंट कैसे, एक बहुत सिंपल सी बात बोले, अपन ने लीज का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा था। लीज में बोलते क्या थे, लीज टर्म शुड बी इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द लीज टर्म, लीज ऑफ द एसेट, एंड वो जो टर्म है अप्रोक्सीमेटली लाइफ ऑफ द एसेट के बराबर होनी चाहिए। ऐसा कुछ पढ़ा था अपन ने बचपन में, यस और नो? ठीक है, ये कहां पे लिखा है, आईएफआरएस में नहीं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, जजमेंट बेस्ड। और वहां पे क्या लिखा है, यूएस मतलब जो आईएफआरएस वगैरह है वहां पे लिखा है कि भैया 90%।
हाँ हाँ। तो जजमेंट बेस पे है हमारे, मतलब हमें पूरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जब भी हम स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे ना, हमको जजमेंट लगानी पड़ेगी। ज्यादा हम एक्यूरेट नहीं जा सकते कि नहीं ऐसा है तो ऐसा ही होगा, डिपेंड करेगा। एक बहुत सिंपल बात बोलूं, इक्विटी शेयर कैपिटल भी इक्विटी नहीं है कई जगहों पे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी शेयर कैपिटल नहीं है, इट मे बी लाइबिलिटी। तो देर आर मेनी सर्कमस्टेंसेस, एग्जाम्पल दे रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं, अभी अपन आगे सब समझेंगे कि ऐसा भी लॉजिक है। हाँ, क्योंकि लॉजिक के बेसिस पे चल रहे हैं ये। लॉजिक के बेसिस पे इसलिए चल रहा है क्योंकि फेयर वैल्यू का यूज हो रहा है। सेकेंड यूज मालूम क्या है? सेकेंड पॉइंट, इट यूजेस फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू मतलब फ्यूचर वैल्यू। तो फिर हमें भी अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ लूप होल क्या था? कॉस्ट पे होता था, हर जगह कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज हो रहा है। मुझे बताओ, मुझे कॉस्ट से क्या लेना देना? आज उसकी कीमत कितनी है ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आना चाहिए, और उसी हिसाब से प्रॉपर वैल्यूएशन होगा, करेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू तो तभी आएगा। तो यहां पे आईएफआरएस वगैरह जो इंडेस वगैरह, इनकी अप्रोच क्या रही? फेयर वैल्यू। एक लास्ट और बोलूं अगर मैं, हाँ, सेकंड लास्ट बोलूं, फोकस पता किस पे है हमेशा? फोकस इज ऑलवेज ऑन ग्रुप। सर ये ग्रुप का मतलब? अरे परिवार। अगर हम ईपीएस भी निकाल रहे हैं तो हमारी होल्डिंग का क्या है? मिला के क्या है? ग्रुप कंपनी। कंप्लीट कंसोलिडेशन, मतलब ये फीचर्स हैं, ये थियरी है, ये एग्जाम में शायद ही है, लेकिन एमसीक्यू में आ सकती है। ओके। फोर्थ पॉइंट एक बोलूं, फोर्थ इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमने एक एएस 1 पढ़ा था, लीगल फॉर्म सब्सटेंस, ऐसा क्या था पढ़ा था हमने उसमें? ऐसा कुछ याद नहीं सर। यहां पर ना सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, इनका फोकस कंप्लीट है सर। सब्सटेंस का मतलब क्या होता है अगर हिंदी में बोलूं मैं ना, सब्सटेंस का मतलब होता है सच्चाई। जो मैंने बोला ना कि कई बार आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लाइबिलिटी लगेगी, एक्चुअल में तो लाइबिलिटी है यार, लेकिन इसको कहां दिखा रहे हैं? बैलेंस शीट में एसेट पे दिखा रहा है। कौन दिखा रहा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यही तो लिमिटेशन है। अरे हाँ, तो सब्सटेंस पे ज्यादा फोकस है इनका भैया। और फॉर्म का मतलब क्या होता है मालूम? शक्ल। आप दिख क्या रहे हो? कैपिटल, लेकिन आप कैपिटल नहीं हो। किसी बातें कर रहे हो सर? बचपन के तो पूरे फंडामेंटल हिल गए हमारे। बचपन के फंडामेंटल हिले हैं ना। तो जब आप इंड AS 32 पढ़ोगे ना मेरे साथ, तो आपको समझ में आएगा, अरे यार व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ द कॉन्सेप्ट इज कि हम एक्चुअल में रियलिटी में अकाउंटिंग क्या होनी चाहिए और उसको हम कर रहे हैं, और उसको हम एग्जैक्टली कर रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द इंडियस। इसलिए अगर आपने अकाउंटिंग में आपको मास्टरी हासिल करनी है और आपने इंडियस नहीं पढ़े तो क्या खा कर आपने अकाउंटिंग पढ़ी, ऐसा लोग बोलते हैं। क्यों? बिकॉज ये फ्यूचरिस्टिक है। आगे जाके ना अच्छा आपको मालूम है इस पे बहुत सारा वो है, आगे जाके इस पे डिस्कशन इतना ज्यादा है, और आगे अभी तो नहीं है लेकिन आगे जाके इस पे लॉज भी आएंगे फेयर वैल्यू पे। क्योंकि कोई भी आज फेयर वैल्यू पे को किसी भी मेजरमेंट के हिसाब से कुछ भी मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि कानून नहीं है। लेकिन आगे जाके देखना, क्योंकि क्या है, फेयर वैल्यू पे पूरी दुनिया के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ऑनलाइन एरिनसा, एरिनसन काला, आप कहां से हैं बेटा? वेयर आर यू फ्रॉम? ओके। नाउ ये लास्ट ऑप्शन था थ्योरी का, और एक आखिरी, जब से ये आए हैं ना, कौन? इंक्रीज्ड लॉट ऑफ डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट्स। सर ऐसा क्यों? सिंपल सी बात है,
सिंपल सी बात क्या है, जब आप कंपनी के ग्रुप की बात कर रहे हो तो आपको कितनी सारी रिक्वायरमेंट, अब आप सोचो, हमने जब कंसोलिडेशन पढ़ा था, हम कैसे पढ़ते थे कि एक है ये होल्डिंग कंपनी, एक है सब्सिडरी, इसके अगर कॉमन कोई ट्रांजैक्शन है तो वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो कहना ही सही, ये जो एलिमिनेट हो रहे हैं, सॉरी, ये जो ट्रांजैक्शन एलिमिनेट हो रहे हैं ना सब्सिडरी और होल्डिंग के बीच में, यहां तो लूप होल करके कोई भी प्रॉफिट बढ़ा सकता है, घटा सकता है। और जब यहां पे ऐसा करते हैं तो भैया इन्होंने क्या बोला, डिस्क्लोजर दो ना, एलिमिनेट कर रहे हो, करो, डिस्क्लोजर दो। तो जब हम 5 इंडेस है सिर्फ कंसोलिडेशन पे, और एक अलग इंडेस है सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर्स पे, इंडेस 112। ओके, अब मैं एक लास्ट बात करूंगा इंडिया के बारे में। सर इंडिया ने क्या किया, इंडिया नॉट एडॉप्टेड, ये आपको मालूम ही है, आईएफआरएस, बट एडॉप्टेड विथ कन्वर्जेंस, यस और नो? तो कैन आई से इंडेस इक्वल्स टू आईएफआरएस? नो, नेवर, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और क्यों नहीं हो सकता, उसका मैं रीजन आपको बता दूं, तो रीजन बहुत सिंपल है। रीजन के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो बहुत सिंपल है। रीजन ये है कि भैया फ्यूअर माइनर चेंजेस हैं, और जो वो चेंजेस हैं, जो डिफरेंसेस हैं, उनको हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, दैट इज दी कार्विन्स एंड कार्व आउट्स। सर ये क्या है, सोचो, कुछ न्यू इंसर्शन किया अपन ने, तो वो इंडेक्स में, तो वो कार्विन हो गया, और कुछ रिमूव किया। एक और चीज, रेस्ट्रिक्शन ऑफ ऑप्शंस है। सर रेस्ट्रिक्शन ऑफ ऑप्शंस, अरे आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। आईएफआरएस में ना कई चीजों के ट्रीटमेंट मल्टीपल ऑप्शंस में दिए हुए हैं, हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, प्लस टर्मिनोलॉजी डिफरेंसेस भी हैं। सर टर्मिनोलॉजी, अच्छा ये आपके सिलेबस से हटा दिया है, मालूम आपको? ये जो चीज अपन पढ़ रहे हैं ना यहां तक, ये तो बताइए उन्होंने, ये बस नाम, डिफरेंसेस को क्या कहते हैं, बट ये चीजें हटा दी। कौन सी, कि क्या क्या होते थे, पहले थे सिलेबस में, टर्मिनोलॉजी डिफरेंसेस, और यहां पे क्या होते हैं, फंडामेंटल डिफरेंसेस, बेसिक्स के। किसी चीज को हम रिजर्व बोल रहे हैं, वो रिजर्व नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ ऑप्शन समझ में आ गया। टर्मिनोलॉजी डिफरेंस पता क्या है, हम बैलेंस शीट बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, हम बोलते हैं पी और एल, प्रॉफिट और लॉस, वो क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो एग्जाम्पल के लिए अगर अपन कभी समझना चाहें, तो पी और एल को आईएफआरएस में क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। ये एक तरह से टर्मिनोलॉजी डिफरेंस है, ऐसे कई सारे टर्मिनोलॉजी डिफरेंस। अब मैं तुम्हें घर के नाम से बोलूं या किसी भी बोलूं, इससे कोई मेजर सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है ये, ठीक है, नेम्स ओनली। तो कैन आई से, अच्छा इन्होंने इंडियन, बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट आज की और क्लास खत्म। आईएफआरएस जो थे ना और आईएएस कन्वर्ट साथ में ही मिल गए थे, ठीक है। अब मैं जब आईएफआरएस बोल रहा हूं तो कैन आई से इट इंक्लूड्स आईएएस आल्सो? ऑफ कोर्स यस, यस और नो, क्योंकि फॉरेन वाले हैं।
आप इसको समझना कि जो IFRS है ना, वो 1 to 16 या 17 बोलूं थे। IAS कितने थे? 1 to 41। तो इन्होंने नंबरिंग, हमारे वालों ने पता क्या करी, हमने कहा सबको हम बोलेंगे क्या मालूम, इंडियस। ठीक है, तो अब जो 1 से 17 तक, तो इसको हमने दिए नंबरिंग 101 to 117, और इसको हमने नंबरिंग दी 1 से लेके 41। सो दिस इज द लॉजिकल वे। तो अब हमारे सिलेबस में कितने इंडेस हैं वो मैं आपको बता देता हूं, और इसके बाद कल हम स्टार्ट करेंगे रोड मैप। ठीक है, इंडेस, मैं नंबर्स एक बार से लिखते चलता हूं। 25 नहीं है भाई, 34 के बाद 36, 38, एक 37 भी है, 41, 101, 102, 103, 104 सिलेबस में नहीं है, लेकिन 5 जो हमें पढ़ने हैं तो बहुत सारे। 105 के बाद आ जाता है आपका, 105 के बाद आएगा 106, नहीं है, 7 नहीं है, 8, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116। बस, नहीं सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में है। बस इतना सा छोटा सा सिलेबस है हमारा, लेकिन ये आप अब इतना समझ में आया कि ये जो पिक्चर अपन ने बात करी आज, ये क्यों इंपॉर्टेंट थी, और ये पहले पढ़ाया जाता था लेकिन मॉड्यूल का पार्ट नहीं था, तो एग्जाम में नहीं आता था, लेकिन अब आएगा। इतना क्लियर है संस्कार? पक्का? श्योर? ओके, सो विद दिस कल हम स्टार्ट करेंगे यहां से, शेड्यूल 3 डिवीजन 2। सर ये डिवीजन 2, तुमने डिवीजन 1 पढ़ी है, उसमें असेट्स नीचे आते थे, लाइबिलिटीज ऊपर आती थी। इसमें क्या होगा, असेट्स ऊपर आएंगे, लाइबिलिटीज नीचे आएंगे, बहुत सारे चेंजेस हैं। यस, चलो, विद दिस थैंक यू सो मच फॉर दिस फर्स्ट सेशन, एंड आई होप आपको समझ में आया हो। कल मिलते हैं सेम टाइम। डाउट्स आई डोंट थिंक कोई है क्या? मुझे आप टेलीग्राम कर दीजिएगा। थैंक यू। हो गया।